आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द सिडनी डायलॉग में भारत की प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति के विषय पर कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति की जड़ें लोकतंत्र में निहित हैं। देश में डिजिटल तकनीक से लोगों की जिंदगी बदल रही है। भारत के लोगों के लिए बड़े सम्मान की बात है कि आपने मुझसे सिडनी डायलॉग के संबोधन के लिए आमंत्रित मुझे किया है। मैं इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र और उभरती डिजिटल दुनिया में भारत की केंद्र भूमिका की मान्यता के रूप में देखता हूँ। डिजिटल युग हमारे चारों ओर सब कुछ बदल रहा है। इसने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को फिर से परिभाषित किया है। ये संप्रभुता, शासन, नैतिकता, कानून, अधिकारों और सुरक्षा पर नए सवाल उठा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, शक्ति और नेतृत्व को नया आकार दे रहा है। को बता दें कि डिजिटल क्रांति को लेकर के तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कही। आपको बता दें द सिडनी डायलॉग कार्यक्रम में पीएम मोदी का उन्होंने वहां पर संबोधन किया और तमाम बातें वहां पर कही। और आपको बता दें अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के विधानसभा, आपको बता दें कि बीजेपी ने बैठक की। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा संगठन बैठक में आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा संगठन महामंत्री बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ संघ के नेता भी शामिल होंगे। आपको बता दें ये बैठक होगी और उसमें पूरा कार्यक्रम होगा। वहीं राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में होती जा रही है और इसके आने वाले 3 दिनों तक बेहतर होने की कोई संभावना भी नहीं है। राजधानी की वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट जारी है। वहीं वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के अनुसार आज सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक 362 रही है। वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने अगले आदेश तक स्कूल तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रखने और आवश्यक सेवाओं के अलावा बाहर से आने वाले वाहनों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। वहीं दिवाली के बाद से वायु प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को कोई राहत नहीं मिली है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली ने कहा है कि राजधानी दिल्ली में आज सुबह 6 बजे समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 362 दर्ज है, यानी कि जो AQI था वो 362 रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में बहुत खराब वायु गुणवत्ता है। इस वक्त प्रदूषण पर रोकथाम जरूरी है और इसके लिए बॉर्डर्स पर ट्रकों को रोके जाने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। पुलिस गैर जरूरी ट्रकों को टिकरी बॉर्डर पर रोक रही है। दिल्ली सरकार ने बुधवार को अन्य राज्यों से आने वाले सभी ट्रकों के 21 नवंबर तक दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। दिल्ली में गैर जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर रोक है। साथ ही अगले आदेश तक स्कूलों और कॉलेजेस को भी बंद किया गया है। दिल्ली सरकार ने 21 नवंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक लगा दी है। वहीं सरकारी कर्मचारियों को रविवार तक घर में काम करने का भी आदेश दिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में हाल ही में 3 विधानसभा और लोकसभा की एक सीट पर उपचुनावों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद से लगातार सत्ता परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब इसको लेकर के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी संकेत दिए हैं कि ठाकुर ने कहा है कि दिग्गज नेता भी 2 बार सरकार नहीं बना पाए हैं। ऐसे में सीएम के बयान से चर्चाएं और तेज हो गई हैं। दरअसल प्रदेश में हाल में मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों फतेहपुर अकरी और जुब्बल कोटा खाई पर हुए उपचुनाव में सभी सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। बीजेपी ने सभी सीटें तो गंवाई ही, साथ ही पार्टी का वोट शेयर भी कम हुआ है, जिसके बाद से पार्टी में हार पर मंथन जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी जल्द ही सत्ता और संगठन में जरूरी बदलाव कर सकती है। हिमाचल प्रदेश में लगातार सत्ता परिवर्तन की परंपरा का जिक्र करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि ये बात सही है कि 1985 के बाद से हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल पर सरकार बदलती रही है। यहाँ तक कि जिन्हें बड़े नेता माना जाता था वो भी लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं लौट पाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि हम अपनी ओर से अच्छा प्रयास करेंगे। हम बीजेपी को एक बार फिर से राज्य की सत्ता में वापस लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सरकार और संगठन के स्तर पर पूरा प्रयास किया जाएगा।
वहीं देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 11,919 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 470 मरीजों ने इस दौरान कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाई है। पिछले 24 घंटों में 11,242 मरीज रिकवर भी हुए हैं। वहीं इस दौरान एक्टिव केसेस भी कम होते जा रहे हैं। ये कुल मामलों का 1% से भी कम है। इस वक्त ये 0.37% दर्ज किया गया है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। वहीं दूसरी ओर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने कहा है कि देश की टेस्टिंग कैपेसिटी को बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया है। वहीं PDP ने आरोप लगाया है कि उनके अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को जम्मू से लौटने के बाद लाल चौक पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल नहीं होने दिया गया। हैदरपोरा मुठभेड़ में मारे गए अल्ताफ और मुदासिर के परिजनों ने लाल चौक पर कैंडल मार्च का आयोजन किया था। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया। बाद में पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महबूबा को घर में नजरबंद नहीं किया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने भी बताया कि वहीं दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के भाई मुफ्ती तसद्दुक सईद को समन जारी कर दिया है। साथ ही नई दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। LG मनोज सिन्हा ने दावा किया है कि 2 साल बाद जम्मू कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मनोज सिन्हा का ये बयान ऐसे वक्त आया जब घाटी में हाल फिलहाल में आतंकी घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। जम्मू में एक कार्यक्रम को संबोधित करते उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था को लेकर के निश्चित रूप से लोगों को चिंता रहती है। हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि 2 साल के बाद जम्मू कश्मीर में आपको आतंकवाद देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। कानून व्यवस्था को लेकर के एक निश्चित रूप से कई लोगों को चिंता रहती है। उन्होंने बताया कि जम्मू नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब स्थितियां काफी बदल गई हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि 2 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। और एक खुशी की खबर, करतारपुर कॉरिडोर खुल गया। जी हां, भारत से 28 सिखों का पहला जत्था बुधवार को वीजा मुक्त गलियारे का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में पवित्र गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पहुंचा। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ माथा टेकने के लिए 20 नवंबर के बाद गुरुद्वारा जाएंगे। और यात्रा पर जाने वालों को कोरोना के दोनों डोज लगे होने चाहिए या फिर RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। आपको बता दें, भारत सरकार की ओर से गलियारा फिर से खोले जाने के बाद पहले दिन महिलाओं सहित भारत से 28 सिख करतारपुर साहिब पहुंचे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पवित्र स्थानों की देखभाल की जिम्मेदारी एविक्यूए ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड पर है। इससे पहले मार्च 2020 में कोविड-19 का प्रकोप शुरू होने के बाद तीर्थ यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। इसी तरह 2500 से अधिक भारतीय सिख वाघा सीमा पार से पाकिस्तान पहुंचे। ये सभी श्रद्धालु सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती पर आयोजित वार्षिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। तीर्थयात्रियों ने गुरुद्वारे में कई घंटे बिताए और धार्मिक अनुष्ठान पूरा करने के बाद वापस अपने देश लौट गए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने करतारपुर गलियारे को फिर से खोलने का अच्छा घटनाक्रम करार दिया। कुरैशी ने इस्लामाबाद में संसद के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा, मैं पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान के लोगों की ओर से सिख तीर्थयात्रियों का स्वागत करता हूं। सिख तीर्थयात्री आज से इस गलियारे से अपने पवित्र स्थलों के दर्शन करने आएंगे। करीब 2500 से अधिक भारतीय पैदल वाघा सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंचे। एक अधिकारी ने कहा, यात्रियों की कतार बुधवार सुबह 6 बजे से लगी हुई थी। आव्रजन और टीके और कोविड संबंधी अन्य परीक्षणों के कारण प्रक्रिया धीमी थी।
और अब रुक करते हैं अगली खबर का। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के घर खुशियों ने दस्तक दी है। जी हां, 46 साल की उम्र में प्रीति ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये खुशखबरी अपने फैंस के साथ साझा की। इसके साथ ही उन्होंने अपने दोनों बच्चों के नाम की भी घोषणा कर दी। प्रीति ने अपने बच्चों का नाम जय जिंटा गुड इनफ और जिया जिंटा गुड इनफ रखा है। प्रीति ने सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि स्किन टू स्किन के संपर्क के बिना नाबालिग के स्तन को छूना यौन उत्पीड़न के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि गलत मंशा से किसी भी भारतीय से किसी भी तरह से शरीर के सेक्सुअल हिस्से का स्पर्श करना पॉक्सो एक्ट का मामला माना जाएगा। अदालत ने कहा, यह नहीं कहा जा सकता कि कपड़ों के ऊपर से बच्चों का स्पर्श यौन शोषण नहीं है। ऐसी परिभाषा बच्चों को शोषण से बचाने के लिए बने पॉक्सो एक्ट के मकसद ही खत्म कर देगी। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से बरी हुए आरोपी को दोषी ठहराया है और आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 3 साल की सजा का ऐलान किया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।